हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं घटना सार का यूपी स्पेशल वाला पार्ट एमसीक्यू फॉर्मेट में। इस वीडियो को समझने के लिए आपके पास ये बुक होनी चाहिए और आपने वो एक बार कम से कम पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है। इस वीडियो का इस्तेमाल आप रिवीजन या प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं और ये सीरीज़ का चौथा भाग है। तो इससे पहले की 3 वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलो शुरू करते हैं। और पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में नाम परिवर्तन और शिक्षा सुधार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जलालाबाद का नया नाम परशुरामपुरी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित है। ये तहसील शाहजहांपुर में है। ये बात सही है। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन खेल विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। ये गलत है क्योंकि ये मेरठ में किया जा रहा है। तो दूसरा आपका गलत हो गया, इसमें सही पूछा है तो दूसरे से आपका बी ऑप्शन गया और डी गया। गृह मंत्रालय ने जलालाबाद के नाम परिवर्तन को अगस्त 2025 में मंजूरी दी थी। ये भी आपका सही है क्योंकि ये मंजूरी आपको मिली है 20 अगस्त 2025 को। तो इसमें 1 और 3 सही है केवल। ठीक है। ये खेल विश्वविद्यालय मेरठ में निर्माणाधीन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय जिसके निर्माण की अनुमति दी गई है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? मेरठ, वाराणसी, लखनऊ या गोरखपुर? तो ये किया जा रहा है आपके गोरखपुर में। ठीक है। ये देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। अगला सवाल है कि पेपर हवा बौद्ध अवशेषों की वापसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी सही कथन पूछा है। इन अवशेषों को संस्कृति मंत्रालय और गोदरेज समूह ने सोथबी की नीलामी से प्राप्त किया। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि यह पिपरावा स्तूप कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी ठीक है। अवशेषों में मिला एक अवशेषों में मिला एक पात्र ब्राह्मी लिपि में अंकित है जिससे यह शाक्य वंश द्वारा स्थापित सिद्ध होता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं और ये उस पर लिखा हुआ है कि ये ईसा पूर्व 3री शताब्दी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला सवाल है कि लखनऊ को शून्य अपशिष्ट शहर की उपलब्धि किस तिथि को प्राप्त हुई? तो ये शून्य अपशिष्ट शहर कौन सा है? ये लखनऊ है। ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो 2 जुलाई 2025 को। ठीक है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए न्यूनतम कितनी भूमि की आवश्यकता है? तो शहरों में 100 एकड़, 40 एकड़, 50 एकड़ या 20 एकड़? तो शहरों में जो आवश्यकता है आपको 20 एकड़ की आवश्यकता है और ग्रामीण क्षेत्र में ये 50 एकड़ है। ठीक है। अगला सवाल है, अभिकथन है कि उत्तर प्रदेश ने 8 यूनिकॉर्न और 7200 से अधिक स्टार्टअप्स के साथ एक मजबूत स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है। तो ये कथन एकदम सही है। अब इसका कारण, लखनऊ में एआईसीटी का लक्ष्य 400 से अधिक कंपनियों को आकर्षित करना और 50,000 रोजगार सृजित करना है। तो लखनऊ में एक एआईसीटी बन रही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं पर ये कारण इसका नहीं है अभिकथन का। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आपका जो कारण है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। अगला सवाल है कि WHO IRCH वर्कशॉप ये किस उद्देश्य के लिए आयोजित की गई थी? उत्तर प्रदेश में पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना, आयुष उत्पादों पर पेटेंट कानून में संशोधन करना, या भारतीय आयुष उत्पादों के निर्यात पर शुल्क कम करने हेतु समझौता करना, या हर्बल दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए वैश्विक नियामक क्षमताओं को मजबूत करना। तो IRCH का मतलब है इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन। तो इसका सही जवाब डी है। इस वर्कशॉप का जो उद्देश्य था हर्बल दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए वैश्विक नियामक क्षमताओं को मजबूत करना। ठीक है। अगला सवाल है, लखनऊ में शून्य अपशिष्ट शहर की उपलब्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि लखनऊ प्रतिदिन 2000 मीट्रिक टन अपशिष्ट का वैज्ञानिक निपटान करता है। ये बात एकदम सही है।
शिवरी संयंत्र में 700 मीट्रिक टन ताजे अपशिष्ट की प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई है, ये बात भी ठीक है। इस परियोजना की कुल लागत में 106.18 करोड़ का योगदान स्वच्छ भारत मिशन SBM-1 द्वारा किया गया था। तो इसमें ये तीसरा पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि इसमें 106 करोड़ नहीं 96 करोड़ था। ये सॉरी, ये गलत टिक हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अगला सवाल है, पेपर हवा अवशेषों में प्राप्त पात्र पर अंकित लिपि कौन सी है जिससे यह शाक्य वंश द्वारा स्थापित सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये ब्राह्मी है, देवनागरी या पाली या खरोष्टी। तो ये ब्राह्मी लिपि इस पर उत्कीर्ण की गई है। ठीक है, अगला सवाल है, पेपरहवा बौद्ध अवशेषों को किस कानूनी वर्ग में रखा गया है जो उन्हें उच्चतम कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। ट्रिपल ए पुरावशेष वर्ग, पुरावशेष निर्यात अधिनियम 1947, ए पुरावशेष वर्ग या ए पुरावशेष वर्ग। डबल ए पुरावशेष वर्ग में इन्हें रखा गया है। और इसका मतलब ये है कि इनको ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, नीलामी नहीं की जा सकती, और इन्हें देश से कहीं बाहर भी नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का पहला बीच पार्क किस शहर में चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किया गया है। तो ये किया गया आपके कानपुर में, आगरा में, या लखनऊ में, या मेरठ में। तो इसका सही जवाब है लखनऊ में। ठीक है, तो पहला बीच पार्क चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ में 130 एकड़ भूमि पर 266 करोड़ के निवेश से स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में बीज पार्क की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि कुल 5 बीज पार्क सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि जो ट्रिपल पी मॉडल है उस पर स्थापित किए जा रहे हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इन पार्कों की स्थापना से 6,000 प्रत्यक्ष और 15,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अगला है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित करने को मंजूरी मिली है। लखनऊ में, कानपुर में, मेरठ में, या आगरा में। तो इसका सही जवाब है आगरा में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र आगरा में स्थापित करने को मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य आलू व शकरकंद की उत्पादकता और वैल्यू एडिशन पर काम करना है। ठीक है, अगला सवाल है कि अलीगढ़ में देश के सबसे बड़े ताला संग्रहालय की स्थापना किस योजना के तहत की जा रही है और इसका अनुमानित निवेश कितना है। स्मार्ट सिटी मिशन 550 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन 1100 करोड़, एक जिला एक उत्पाद 27 करोड़, या वैश्विक नगरोदय योजना 27 करोड़। तो अलीगढ़ वालों में खुशी की लहर, यहाँ बनेगा एक संग्रहालय, वो भी ताले का। तो ये जिस योजना के तहत है वो मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना, ये 27 करोड़ इसकी लागत से ये बनेगा। ठीक है, अगला सवाल है कि मानव वन्य जीव संघर्ष की राज्य आपदा घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि लोमड़ी व सियार हमले को श्रेणी 2 में शामिल किया गया है। तो इस स्टेटमेंट एकदम ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि श्रेणी 2 के तहत लोमड़ी व सियार के हमले में मृत्यु होने पर 4 लाख का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। तो ये श्रेणी 2 में ये 4 लाख का ही मुआवजा है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। बाघ, तेंदुआ, मगरमच्छ श्रेणी 1 के वन्य जीवों में शामिल है। हाँ, ये स्टेटमेंट भी ठीक है और इसमें 5 लाख का मुआवजा मिलता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं। तो 1 2 3। ठीक है, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम किस कक्षा समूह के छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लक्षित है। कक्षा 9 से 12, कक्षा 6 से 8, स्नातक यानी कि अंडर ग्रेजुएट जो छात्र हैं, या कक्षा 1 से 5। तो ये जो प्रोग्राम है ये कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। और इसमें क्या होगा कि मतलब छात्रों को विभिन्न कार्यों से, मतलब एक तरह से उन कामों को करवा के, जैसे धातु कार्य में होते हैं, धातु के कार्य होते हैं, लकड़ी से जुड़े कार्य होते हैं, या बागवानी है, उस तरह के काम करवा के उनको शिक्षित किया जाएगा। तो जैसे नाम से स्पष्ट है, लर्निंग बाय डूइंग। और इसके लिए अप्रॉक्स
2274 यानी कि 2274 इस तरह की लैब पूरे प्रदेश में खोली जाएंगी। ठीक है। अगला सवाल है कि राज्य आपदा की श्रेणी वन के वन्य जीवों जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ के हमले से मृत्यु पर मृतक के परिजनों को कितना मुआवजा दिया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि श्रेणी वन में 5 लाख का मुआवजा है और श्रेणी 2 में ये 4 लाख का मुआवजा है। ठीक है। अगला सवाल है कि अच्छा, ये अभिकथन है। तो अभिकथन है कि अलीगढ़ का ताला उद्योग 200 वर्ष से अधिक पुराना है और इसका वार्षिक टर्नओवर 1100 करोड़ से अधिक है। ये सवाल नहीं पूछेगा वैसे, पर फिर भी ये पढ़ लेते हैं। और इसका कारण बताया जा रहा है कि लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के तहत 6 से 8 के बच्चों को धातु कार्य का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसमें दूसरा वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद रखने के, कि ये कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए चल रहा है ये प्रोग्राम। ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, पर ये एक दूसरे का ना तो कारण है ना इनका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये ठीक होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश में 5 बीज पार्कों की स्थापना के लिए ट्रिपल पी मॉडल के तहत पट्टे की अवधि क्या निर्धारित की गई है। तो जो 5 बीज पार्क बनाए जा रहे हैं उसमें जो ट्रिपल पी मॉडल है, जैसे मैंने बताया भी था, तो इसमें आपको 30 साल की पट्टे पर ज़मीन मिलेगी और जिसे 90 वर्षों तक किया जा सकता है। तो 30+60 इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है कि लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम किस अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। तो ये जिस प्रोग्राम में क्या हिस्सा है, क्या वो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, या समग्र शिक्षा अभियान है, या सर्व शिक्षा अभियान है, या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। तो ये जिस अम्ब्रेला प्रोग्राम के तहत है वो है समग्र शिक्षा अभियान, 2018-19 से चल रहा है। और इसको बनाया गया था 3 अभियानों को शामिल करके, जिसमें कौन कौन से थे, उसमें था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को मतलब एकीकृत करके ये 3 प्रोग्राम को मिला के समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया था। ठीक है। तो ये इस बारे में था। और अगर आपको मेरा प्रयास ठीक लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसमें कुछ और सवाल रह गए हैं, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश के बजट से जुड़े हुए सवाल करेंगे। ठीक है। तो थैंक्स अगेन।